साहित्यकार क्या करता है, कवि क्या करता है, कलाकार क्या करता है, पुनर्सृजन करता है, पुनर्उत्पादन करता है। वो जो प्रकृति क्या करती है, जिन कामों को अधूरा छोड़ देती है, प्रकृति जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स। मैं अब शुरू करता हूं। देखिए, दो तीन चीजों पर हम पहले विचार कर लें। हमें पढ़ना कौन सा पर्चा है, इस पर्चे का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इस पर्चे का नाम है। यानी कि इसमें एक शब्द है हिंदी, दूसरा शब्द है साहित्य, और तीसरा है इतिहास, है ना? यही तीन शब्द है ना? यस सर। एक और है बीच में जुड़ा हुआ है, का, जो इन तीनों को जोड़ रहा है आपस में। अब देखिए कि हिंदी के बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं ये मान लूं, क्यों? और अगर ना भी मानूं तो आपको ये होमवर्क देता हूं कि आप एक काम ये भी करेंगे कि आप ये देख करके आएंगे या पढ़ करके आएंगे कि हिंदी क्या है और हिंदी का विकास किस तरह से होता है। उसकी रूपरेखा पर 100 शब्दों में जो है एक टिप्पणी लिखेंगे, ताकि हम ये जान जाए कि आप इस चीज को भी समझ रहे हैं। अब आते हैं हम साहित्य और इतिहास के ऊपर। सबसे पहले साहित्य पर आते हैं। आप लोगों ने कही बड़ी बड़ी परिभाषाएं कही, बड़े बड़े लोगों की। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? साहित्य इतिहास की परिभाषा देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हम दाएं बाएं नहीं जाते हैं, बहुत कॉमन से एक तरह से शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने कह भी दिया था कि आप साहित्य के इतिहास का शुरुआती पन्ना देख करके आइएगा। अपर्णा बताइए, बिल्कुल बताइए, कोई एक ही आदमी बताएगा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार नहीं अपर्णा, मैं साहित्य इतिहास और साहित्य की बात कर रहा हूं जो उन्होंने कही है। ठीक है, मैं आपसे नहीं पूछता हूं, मैं खुद बताता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जब आप उनकी किताब उल्टेंगे, जैसे ही हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये पहला पन्ना प्रथम संस्करण का वक्तव्य आ जाएगा, फिर रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद जो है काल विभाजन आएगा। मतलब और काल विभाजन का ये जो पन्ना है, ये दिख रहा है आप लोगों को? कुछ छोटा सा एक पन्ना आएगा उनके साहित्य इतिहास में। इस पन्ने को ध्यान से देखिए और फिर थोड़ा विचार करिए। इस पन्ने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है ना? कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, होता चला जाता है। फिर से सुन लीजिए और इस परिभाषा को गांठ बांध करके रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, चार्ट पेपर में बना करके चिपका लीजिएगा। क्यों यह महत्वपूर्ण है, मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक, बिगिनिंग टू एंड, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह साहित्य के इतिहास की भी परिभाषा है और एक तरह से साहित्य की भी परिभाषा है। परिभाषा उन्होंने क्या दी? उन्होंने कहा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है। साहित्य क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि साहित्य क्या है, तो वो कहते हैं कि साहित्य क्या है? हर देश, हर राष्ट्र, किसी भी क्षेत्र, किसी भी समुदाय का, वो चाहे अफ्रीका का हो, वो चाहे अमेरिका का हो, वो चाहे दक्षिणी अमेरिका का हो, वो चाहे जापान का हो, वो चाहे जो है अरब कंट्री का हो या हिंदुस्तान का हो, हिंदुस्तान में भी वो चाहे पूर्वोत्तर का हो, वो चाहे उत्तर का हो, वो चाहे दक्षिण का हो, वो चाहे पश्चिम का हो, कहीं का भी हो। लेकिन कहा कि प्रत्येक देश का, और देश को इसमें मत लीजिए कि देश का मतलब कंट्री, नहीं, जरूरी नहीं है कि हर दफा देश का अर्थ कंट्री हो। देश का अर्थ एक छोटा सा समुदाय भी हो सकता है। देश का अर्थ जो है एक भाषा को बरतने वाले लोग भी हो सकते हैं।
देश का अर्थ एक बोली को बरतने वाले लोग भी हो सकते हैं। देश का अर्थ जो है क्या है, एक व्यापक भाषा को बरतने वाले लोग भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। इसलिए कहा कि जबकि प्रत्येक देश, याद करिएगा जब आगे चल करके आप पढ़िएगा टी.एस. इलियट को, तो टी.एस. इलियट जब अपना निबंध लिखते हैं ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट वाला, तो उसमें भी वो लिखते हैं कि एवरी नेशन, एवरी रेस, आलोचना के बारे में लिखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक जाति के बीच जो है एक अपनी आलोचनात्मक क्षमता होती है, और उस आलोचनात्मक क्षमता को क्या करता है, वो विकसित करता है, या वो उसमें जो है अपनी बहुत सारी बातें रखता है या कहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा का पहला जो है वाक्य इसी से शुरू होता है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, आप समझ लीजिए, इसलिए मैंने कहा कि प्रत्येक मतलब हर एक, लेकिन देश यहाँ पर इस तरह से डिफाइन नहीं है जिसको आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अमेरिका ये कहें, नहीं, ये समुदाय भी हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है, अलग अलग बोलियों को बोलने वाला समुदाय हो सकता है, याद रख लीजिएगा उसका, क्योंकि बुंदेली का देश अलग होगा, अवधी का देश अलग होगा, वज्जिका का देश अलग होगा। उसी तरह से जो है क्या है, अरुणाचल की जो जनजातीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका देश अलग होगा, ठीक है, गढ़वाली का देश अलग होगा, कुमायूनी का अलग होगा, कोंकणी का अलग होगा, तो उसे आप एक साथ नहीं होगा, क्योंकि उसका भी अपना एक लिटरेचर होगा ना, हिंदी का भी अलग होगा, बंगला का भी अलग होगा, मलयालम का भी अलग होगा, ठीक है ना, अंग्रेजी का भी अलग होगा। तो इसलिए कहा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, और वो जो साहित्य है, और ये साहित्य है क्या, तो कहा कि वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब। अब इसमें जो शब्द छिपा हुआ है वो है चित्त वृत्ति। ये चित्त वृत्ति क्या होती है? चित्त और वृत्ति, चित्त और वृत्ति क्या होती है? चित्त वृत्ति कोई बताए कि चित्त वृत्ति सर का मनोवृत्ति, सर मन का भाव, मन में उत्पन्न भाव, बुद्धि। अच्छा अच्छा, मन में उत्पन्न भाव, अंतर्मन। यस सर, अच्छा। सर मन में उत्पन्न भाव, मन का भाव। चित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है, हृदय की आवाज का अर्थ हो गया। म्यूट कर लीजिए, चुपचाप म्यूट कर लीजिए, एक बार बोलिए, एक से दो लोग, और उसके बाद बंद कर लीजिए। तो चित्त का अर्थ जो है क्या है? ज्ञान भी होता है। चित्त का अर्थ आत्मा भी है, और चित्त का अर्थ मन भी है। चित्त का अर्थ अंतःकरण की वृत्ति भी है। अंतःकरण क्या? इस अंतःकरण को डिफाइन नहीं कर सकते आप। ये बिल्कुल ठीक ठीक वही मुक्तिबोध का अंतःकरण है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि अंतःकरण का आयतन जो है उसको क्या करना होगा? उसको विस्तृत करना होगा। हमारे समय में हमारे अंतःकरण का आयतन संकुचित हो गया। तो कहा कि ये जो अंतःकरण का आयतन है, उसकी जो एक वृत्ति है, वह जो मन है, और चित्त वृत्ति का अर्थ होता है जो है कि चित्त की स्थिति, चित्त की गति, चित्त की विशेष अवस्था। क्योंकि वृत्ति शब्द जो है ये संस्कृत में विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ होता है चरित्र, प्रवृत्ति, चरित्र या प्रवृत्ति, ठीक है ना, या जो है चित्त की एक अवस्था। तो चित्त वृत्ति का अर्थ यहां पर आप इससे लगाइए कि चित्त की अवस्था। अब ये अवस्था क्या है? मन की अवस्था भी कह सकते हैं आपको। और इस अवस्था से आप एक तरह से क्या करते हैं कि आपकी ये पूरी की पूरी अवस्था निर्भर किस बात पर करती है? ये पूरी की पूरी अवस्था इस पर निर्भर करती है कि आपके आसपास का वातावरण क्या है, मन का क्या है। भाई यक्ष प्रश्न में ही कहा गया था ना कि सबसे चंचल क्या है? मन। तो सबसे तेजी से कौन बदलता है? एक क्षण यहाँ है, दूसरी क्षण वहां है। एक क्षण हंसता है, दूसरी क्षण रोता है। मतलब अपने आसपास की परिस्थिति का और घटनाओं का इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इस असर को ध्यान में रखिए। तो शुक्ल जी ने कहा कि किसी भी देश के जो है क्या है कि जब वहां का जो साहित्य है, वो साहित्य होता क्या है? वो साहित्य दरअसल जनता की चित्तवृत्ति का जो संचित होता है, उसका प्रतिबिंब होता है, एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है। आप अब किसी देश के साहित्य को उठाते हैं, किसी देश के लिटरेचर को उठाते हैं, तो आप किसको उठा रहे होते हैं? जब किसी लिटरेचर को आप देख रहे होते हैं तो किसको देख रहे होते हैं? वहां की जनता को देख रहे होते हैं।
म्यूट करके रखिए ना, मैं पूछूंगा तब बताइएगा, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगा इतने सारे बच्चों में, पता ही नहीं चलेगा कौन कब बोल रहा है। तो मैं कह रहा था कि आप जब कहीं का लिटरेचर उठाते हैं तो वहां की जनता को देख रहे होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ जनता को देख रहे होते हैं? नहीं, आप जनता के साथ और भी बहुत चीजें देख रहे होते हैं। आप जब मुझसे मिल रहे होते हैं या किसी भी आदमी से मिल रहे होते हैं तो क्या 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, एक बड़ी सी खोपड़ी, 10 उंगलियों वाले और 2 पैरों वाले किसी मनुष्य से ही मिल रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ? नहीं, आप उसकी जुबान से मिल रहे होते हैं, और जब आप उसकी जुबान से मिल रहे होते हैं तो उसकी एक भाषाई परंपरा से मिल रहे होते हैं। जब आप उसकी एक भाषाई परंपरा से मिल रहे होते हैं तो क्या है, उसके हाव भाव से मिल रहे होते हैं, उसके उठने बैठने के तरीकों से मिल रहे होते हैं, उसके रीति रिवाज से मिल रहे होते हैं, उसके सोचने के ढंग से मिल रहे होते हैं, उसके संप्रेषित करने के कौशल से मिल रहे होते हैं, तमाम तरह की, और उसकी भावी कल्पनाओं से भी मिल रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी होती है। तो उसी तरह से जब आप किसी लिटरेचर के साथ जाते हैं या जब किसी लिटरेचर को देख रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या है, जनता को नहीं देख रहे होते हैं, उसकी चित्तवृत्ति को देख रहे होते हैं। और उसकी ये चित्तवृत्ति बनी कैसे है? उसकी ये चित्तवृत्ति बनी है कि जो उसके आसपास का राजनीतिक माहौल है, जो उसके आसपास का सामाजिक माहौल है, जो उसके आसपास का सांप्रदायिक माहौल है, जो उसके आसपास का धार्मिक माहौल है, और इसमें शुक्ल जी ने नहीं जोड़ा था, मैं जोड़ दूं कि जो उसके आसपास का या उसका व्यक्तिगत आर्थिक माहौल है या आर्थिक परिवेश है। तो राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सांप्रदायिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, और आज के डेट में तो एक और जोड़ दूं कि क्या है, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पर्यावरणीय जो परिस्थिति है, वह भी बहुत हद तक जनता की चित्तवृत्ति को क्या करती है, वो बदलने का काम करती है, बदलने का काम करती है। साहित्य इसके निरपेक्ष नहीं रचा जा सकता, साहित्य इसके निरपेक्ष होगा भी नहीं, क्योंकि साहित्य कौन रच रहा है? जनता। जनता में से ही कोई एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो रच रहा है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या है, वो देख किसको रहा है, उसके विजन में कौन है, वो फोकस किसको कर रहा है? अपने आसपास की जनता को, उस समुदाय को फोकस कर रहा है और देख रहा है कि उनके अंदर परिवर्तन कैसे आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि जब राजनीति में परिवर्तन होगा तो साहित्य में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? एक आदमी कोई बोल दे हाँ, होगा। राजनीति में परिवर्तन अगर होगा तो साहित्य में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए आपको मालूम होगा कि होमर जब इलियड ओडेसी लिख रहे थे 8वीं शताब्दी में, तो क्या हो रहा था कि राज सत्ता ढह रही थी और लोकतंत्र धीरे धीरे अस्तित्व में आ रहा था। ये आप होमर के यहाँ देख सकते हैं। कामायनी आप पढ़ करके आए हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। आप बहुत सारे कवियों को पढ़ करके आए हैं। इमरजेंसी के समय क्या लिटरेचर वही रह गया जो इमरजेंसी के पहले था? लिटरेचर क्या वही रह गया जो इमरजेंसी के बाद था? प्री इंडिपेंडेंट टाइम का लिटरेचर, एज का लिटरेचर क्या वही था जो पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम का लिटरेचर हो गया? क्या था? अंग्रेजों के शासन काल में उनके पूरे के पूरे पॉलिटिकल और जो है दखल अंदाजी के बीच हमारा लिटरेचर वही था, और आज जब हम आजाद आबो हवा में सांस ले रहे हैं तो हमारा लिटरेचर वही है। क्या आप देखेंगे कि इस देश में एक सरकार है, उस सरकार के पहले का लिटरेचर वही था और उस सरकार में लिटरेचर वही है, और उसके बाद भी क्या वो वही रहेगा? नहीं रहेगा। सब कुछ बदल रहा है। क्या पहले जो कविताएं होती थी प्रकृति को लेकर के, अभी जो चिंतित है, अभी के कवियों में या अभी के कवियों के पास नदी को लेकर के, झरने को लेकर के, पेड़ को लेकर के, पौधे को लेकर के, पक्षी को लेकर के, सुग्गे को लेकर के लगातार जो कवि लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? वही है क्या? नहीं है। तो राजनीति भी क्या करती है? राजनीति क्या करती है? मनुष्य को बदलती है या समाज को बदलती है, और जो कुछ बदलाव वो लेकर के आती है वो चित्तवृत्तियां जो है क्या है, उसका असर जो है मानुष की चित्तवृत्ति पर पड़ता है, और उससे क्या करता है कि वो जब बदलता है तो वो दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई देता है? साहित्य में भी दिखाई देता है। जब समाज बदलता है तो वह भी साहित्य में दिखाई देता है, किन्हीं बड़ी घटनाओं से या छोटी घटनाओं से या छोटी छोटी तमाम घटनाओं से। जब समाज का बदलना 1 साल में आप नहीं देख पाएंगे, 2 साल में आप नहीं देख पाएंगे, 5 साल में आप नहीं देख पाएंगे। समाज के बदलने का जो तरीका या ढंग है, ये आपको देखने में 1 आध दशक लगेगा, 2-3 दशक लगेगा, 3-4 दशक लग सकता है।
जैसे जैसे आप आधुनिक बन रहे हैं वैसे वैसे समाज क्या है, तेजी से बदल रहा है। और तेजी से बदल रहा है तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आप उसके बदलाव को बहुत जल्दी चिन्हित कर लेते हैं। आप लोगों ने लगभग 18, 19, 20 वर्ष की उम्र में वो तजुर्बा हासिल कर लिया होगा जो क्या है, आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने 50 वर्ष में हासिल किया होगा, और उनके माता पिता ने 80 वर्ष में, और उनके पहले वालों ने तो किया ही नहीं होगा। लेकिन आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा तजुर्बा हासिल कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि समाज तेजी से बदला। इसीलिए दिलचस्प है ये कि आप देखिएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर उठाइएगा तो पहला काल क्या है, सबसे बड़ा है। पहला काल सबसे बड़ा है, दूसरा काल उससे छोटा है, तीसरा काल उससे भी छोटा है, चौथा काल उससे भी छोटा है, और छोटा ही नहीं है, छोटे के अंदर कई छोटा 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 है ना? क्यों है? क्यों है? क्योंकि समाज जैसे जैसे विकसित होता जाएगा, समाज जैसे जैसे विकसित होता जाएगा, क्या है, मनुष्य का द्वंद्व भी बढ़ता जाएगा, उसकी चिंतन धारा बढ़ती जाएगी, तर्कशीलता बढ़ती जाएगी, वो बदलाव जो है तेजी के साथ आने लगेगा। और यही वजह है कि जब आप आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं, विशेष करके रिविलियन के बाद, यानी कि गदर के बाद, जब आप हिंदुस्तान को देखते हैं या दुनिया को देखते हैं या भारत को ही देखते हैं अपने संदर्भ में, तो आप देखते हैं कि आपके साहित्य का इतिहास बहुत तेजी के साथ बदलता है। आधुनिक काल आता है और तुरंत उसके बाद जो है एक जागरण सुधार काल आ जाता है, फिर छायावाद आ जाता है, फिर प्रगतिवाद आ जाता है, फिर प्रयोगवाद आ जाता है, फिर नई कविता आ जाती है, फिर अकविता आ जाती है, फिर बीट कविता आ जाती है, तमाम तरह की कविताओं की धारा चल जाती है, नकेनवाद आ जाता है, फिर समकालीन कविता आ जाती है, उसके बाद दलित विमर्श आ जाता है, स्त्री विमर्श आ जाता है, आदिवासी विमर्श आ जाता है, पसमंदा विमर्श आ जाता है, ये सब का सब आने लगते हैं। और 90 से लेकर के अब तक देखिएगा तो बहुत सारी चीजें आई, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, पसमंदा विमर्श, आदिवासी विमर्श, जो है तमाम तरह की थर्ड जेंडर डिस्कोर्स, यह भी अब शामिल हो गया है, इतनी सारी चीजें। तो क्या है कि समाज जैसे 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 बदलता जाएगा वैसे वैसे क्या है, साहित्य भी अपने को बदलेगा। समाज जितनी तेजी के साथ बदलेगा, साहित्य भी अपने को उतनी ही तेजी के साथ बदलेगा। तो कहा, इसलिए आचार्य शुक्ल ने कहा कि साहित्य का इतिहास कहलाता है, और ये बात जोर दे दी। इस परिभाषा को पढ़ते तो सब हैं, रटते भी सब है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। कहा कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ डिपेंड करती है कि वो एक जैसी रहेगी, कि बदल जाएगी या नहीं बदलेगी। उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है किस पर, कि राजनीति कैसी है। अगर राजनीति में बदलाव होगा तो चित्तवृत्ति बदलेगी, समाज में बदलाव होगा तो चित्तवृत्ति बदलेगी, सांप्रदायिकता के स्तर पर कोई बदलाव होगा तो चित्तवृत्ति बदलेगी, धार्मिक रूप से कोई बड़ा आंदोलन होगा तो भी चित्तवृत्ति बदलेगी, आर्थिक रूप से कोई परिवर्तन आएगा मंदी के पहले और मंदी के बाद। आप पता नहीं आपने मंदी देखी है कि नहीं देखी है, लेकिन दुनिया ने मंदी देखी है। मंदी के पहले समाज जो है वही नहीं रह जाता, और मंदी के बाद समाज वही नहीं रह जाता। जब आपकी जेब में पैसे हो और सारी सुविधाएं आपके पास हो, तो आपका जो है लिटरेरी टेस्ट वही नहीं रह जाता जब आपकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो। दोनों समय के लिटरेरी टेस्ट में डिफरेंसेस आते हैं कि नहीं आते हैं, परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भैया देखिए, साहित्य क्या है, जनता की चित्तवृत्ति है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति है। आप कहते कि सहित का भाव हो, जिसमें सभी के लिए ठीक ठाक भाव हो, अच्छा भाव हो, जो सबका भला चाहती हो, ये वो ठीक नहीं, ये ठीक है, ये एक परिभाषा है। लेकिन अब साहित्य, आप जो है 2021 की जमीन पर खड़े होकर के ये नहीं कह सकते कि साहित्य उसको कहते हैं जो सबका भला चाहती हो। क्यों? साहित्य का काम केवल भला दिखाना ही नहीं रह गया, अब तो साहित्य क्या करती है, विद्रूपताओं को भी दिखाती है कि नहीं दिखाती है, विसंगतियों की शिनाख्त करती है, उसको भी दिखाती है, वो किसी की जो है किसी की आवाज भी बनती हुई नजर आती है। तो ये भी है, परिभाषाएं समय के साथ बदलती चली जाती है। बहुत पहले किसी ने क्या कहा, अब क्या है, समय बदल गया, तो समय बदल गया तो परिभाषाएं बदल जाएंगी। कई बार आप कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये बात, ये परिभाषा भी ठीक है, लेकिन आधी ठीक है, आधी नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये ठीक है, चित्तवृत्ति में और दर्पण में फर्क है। मजेदार है ये। कैसे? साहित्य समाज का दर्पण होता है तो दर्पण क्या करता है, दर्पण क्या वो भी दिखाता है जो आप ना हो,
या दर्पण सिर्फ उतना दिखाता है जितना दर्पण के आगे होता है? सर जितना आगे होता है उसको वही यानी कि समाज जैसा है साहित्य वैसा दिखाएगा, यही कहना चाहता है ना आलोचक या लेखक? यस सर। लेकिन क्या जो साहित्यकार है वो क्या सच में उतना ही दिखाता है जितना समाज होता है? नहीं सर। नहीं सर, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। इसलिए अरस्तु ने कहा था, भाई प्लेटो ने तो कहा था कि क्या है, साहित्यकार तो नकल करते हैं, अकल तो लगाते नहीं, प्रत्यय है, विचार है, उससे एक दुनिया बनाई, उस दुनिया को देखते हैं और देख करके लिख देते हैं। तो साहित्यकार और कवि क्या, ये नकलची हैं, सत्य से दूर हैं। लेकिन उन्हीं के शिष्य ने जो है ये बात कही कि नहीं, साहित्यकार क्या करता है, कवि क्या करता है, कलाकार क्या करता है, पुनर्सृजन करता है, पुनर्उत्पादन करता है। वो जो प्रकृति क्या करती है, जिन कामों को अधूरा छोड़ देती है, प्रकृति जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स छोड़ देती है जहां जहां, और लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पर कुछ कमी है, कुछ और होना चाहिए, कुछ अधिक होना चाहिए, अच्छा इसको थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था, ऐसे ये पेड़ ऐसे तो है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और घना होता तो क्या बिगड़ जाता, ऐसा कुछ। तो इसीलिए कहा कि क्या करता है साहित्यकार, साहित्यकार मैं जब कह रहा हूं तो कवि भी मान ले, साहित्यकार क्या करता है, जैसा था वैसा दिखाता है, लेकिन केवल और केवल वही नहीं दिखाता, जैसा है वैसा भी दिखाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही नहीं दिखाता है, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि जैसा होना चाहिए। इस होना चाहिए पर उसका बल होता है कि समाज को ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, इस पेड़ को ऐसा होना चाहिए, दुनिया को ऐसा होना चाहिए, हमारे हृदय को ऐसा होना चाहिए, प्रेम को ऐसा होना चाहिए, बंधुत्व को ऐसा होना चाहिए। तो ये जो दिखाने का भाव है, ये क्या, ये दर्पण से उसको आगे ले जाता है। वो मिरर का ही काम नहीं करता, बल्कि क्या करता है, मिरर से आगे बढ़ जाता है, और मिरर से आगे बढ़ करके एक ऐसे रास्ते का भी काम करता है जो क्या है, वो आपके आगे आगे जो है एक पगडंडी तैयार करता हुआ चलता हो। तो इसलिए एक मिनट पानी पी लूं। आप समझ पा रहे हैं, जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, क्या उनको कोई दिक्कत हो रही है? नो सर। नो सर। जो मुझसे पढ़ चुके हैं मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं, दरअसल मैं उनसे पूछ रहा हूं जो पहली बार मेरी क्लास कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। तो आप बता दीजिएगा, अगर दिक्कत होगी तो भी बताइएगा, आप टोक दीजिएगा, पूछ लीजिएगा रोक करके, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आप हमारी क्लास से साहित्य का इतिहास पढ़ करके अगर जाएं या थोड़ा सा भी पढ़े तो आपको ये लगना चाहिए कि आप थोड़ा कुछ पढ़ रहे हैं या आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये करना आपका काम है। सर इस बीच में एक प्रश्न पूछ लूं? फिलहाल नहीं, थोड़ी देर धैर्य रखो आदर्श। तो अभी मैं ये परिभाषा स्पष्ट कर दूं उसके बाद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस परिभाषा में देखिए कितनी चीजें छुपी हुई थी। एक तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, चित्तवृत्ति वाले बात पर मैं कह रहा था कि चित्तवृत्ति में और दर्पण में फर्क है, दर्पण वही दिखाएगा जो है, लेकिन चित्तवृत्ति क्या करती है, चित्तवृत्ति को कहा ना कि ये मन का एक भाव है, मन की एक अवस्था है, तो मन पर तो प्रभाव पड़ता है बाहरी, लेकिन मन करता क्या है, मन यह भी करता है कि वो बाहरी प्रभाव को एडॉप्ट करता है, और क्या है उसमें जो कुछ वो घोलना चाहता है, जो कुछ वो मिलाना चाहता है, उसको भी क्या करता है, उसके साथ जोड़ करके वो बाहर रख देता है, रिएक्ट कर देता है। अगर वो एक रिएक्शन है तो, या स्पॉन्टेनियस फ्लो जैसा कुछ है तो उसको वो रिएक्ट कर देता है। साहित्य का काम यही है। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भाई देखिए, एक चीज तो मान लीजिए, इस परिभाषा में आप अंडरलाइन करते जाइए और लिखते जाइए या पॉइंट बनाते जाइए। सबसे पहली बात कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश, अब प्रत्येक देश में केवल आप जिसे कंट्री कहते हैं वही नहीं है, ये देश यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में है, इसको भी समझ जाइएगा। कहा कि उनका अपना साहित्य होता है, हर देश का, हर समुदाय का, हर क्षेत्र का अपना एक लिटरेचर, बल्कि हर एक बोली का अपना लिटरेचर होता है। उस लिटरेचर का क्या है कि वहां की जो जनता होती है, जो उसको रचती है, वह क्या है, उसी का रिफ्लेक्शन होता है, वहां की जनता का, उनकी चित्तवृत्ति का ही होता है। और तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति, और जैसे 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 जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता चला जाता है, जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति बदलती जाती है,
जनता की चित्तवृत्ति के बदलने के साथ ही वैसे 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 साहित्य भी बदलता जाता है। और साहित्य जब बदलता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका इतिहास भी बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। घटनाओं का इतिहास अलग होता है, कल्पनाओं का इतिहास अलग होता है। इसलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जब किताब लिखी तो उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आप यहाँ साहित्य का इतिहास भी पढ़ रहे हैं कि अतीत में क्या हुआ, लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी एक और नई चीज उसमें जोड़ देते हैं और वो दे देते हैं कि उसकी संवेदनाएं कैसे डेवलप होती है। एक कवि, एक रचनाकार दूसरे का कैसे अतिक्रमण करता है या क्या कुछ नया जोड़ता है, क्या नया वो खोज करके लाता है और कैसे अपने समय में जो है चीजों को बदलने की कोशिश करता है या दिखाता है। इसी तरह से उसकी संवेदनाएं बदलती है। तो कहा कि जो है ये है, और जब ये परिवर्तन होता चला जाता है तो उसी तरह से जो है साहित्य के इतिहास में भी परिवर्तन होता चला जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि आदि से अंत तक, शुरू से लेकर के और अंत तक जहां हम खड़े हैं वहां तक, ठीक है, इन्हीं चित्तवृत्तियों का क्या करना कि परंपरा को परखना कि ये चित्तवृत्तियां कैसी थी, शुरुआत में कैसी थी, मध्य में कैसी थी, मध्य के उत्तर पक्ष में कैसी थी, आधुनिक काल में कैसी थी, अब कैसी है। जो इन चित्तवृत्तियों को परख लेते हैं या इनका मूल्यांकन करते हैं या इनको समझने की कोशिश करते हैं दरअसल, और उसको समझ करके परख करके उस परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाते हैं। कहा ना कि साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। और फिर वही बात कह दी जिसको मैंने स्पष्ट किया कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ निर्भर करती है इस बात पर कि राजनीतिक परिस्थिति कैसी है, सामाजिक परिस्थिति कैसी है, आर्थिक परिस्थिति कैसी है, धार्मिक परिस्थिति कैसी है, सांप्रदायिक परिस्थिति कैसी है। और मैंने एक चीज और उसमें जोड़ दी कि बल्कि आप पारिस्थितिकी तंत्र को भी शामिल कर ले कि वो परिस्थिति कैसी है। ये परिस्थितियां बदलेंगी तो साहित्य बदलेगा, क्योंकि ये परिस्थितियां बदलेंगी तो मनुष्य का, जनता की चित्तवृत्ति बदलेगी, और जनता की जब चित्तवृत्ति बदलेगी तो साहित्य बदलेगा, और साहित्य जब बदलेगा तो साहित्य इतिहास जो उस पूरी परंपरा को एक जगह ले आकर के परोसता है आपके सामने या रखता है, उसमें भी परिवर्तन आपको काल काल में, समय समय में दिखाई देगा या दिखाई पड़ेगा। इस परिभाषा पर किसी को कोई आपत्ति या मतलब क्या आप समझ गए? यस सर, समझ। जी सर, समझ गए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस परिभाषा को पढ़ लिया होगा। यस सर। यस सर, पढ़े थे लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझे। यस सर। नहीं समझ इतना पाए, बेहतरीन नहीं समझा। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसमें बताने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए कि जब वो कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति पर निर्भर करती है या जो है जनता की चित्तवृत्ति जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे साहित्य भी जो है बदलता चला जाता है, और साहित्य की इसी परंपरा का सामंजस्य दिखाना या इसी परंपरा को एक जगह रख देना या एकत्रित कर देना या एक जगह जो है क्या है अनुक्रम रूप से जो है बांध देना उसको सफे दर सफे में, ये साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब साहित्य क्या है? सर सामंजस्य दिखाना मतलब कि आदि में क्या था, फिर मध्य में क्या हुआ, आधुनिक में क्या हुआ, तीनों को मतलब जोड़। साहित्य का जो इतिहासकार होता है वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो बैलेंस क्रिएट, अब सामंजस्य क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसका काम है कि वो किसी एक के साथ बहुत पक्ष लेकर के नहीं चलेगा, और दूसरा ये है कि उसके लिए जो सबसे संकट का समय होता है इतिहासकार के लिए वो ये होता है कि जो संक्रमण काल होता है जहां से वो डेडलाइन तय करता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। वहां पर उसको बहुत जो है संयम बरतना पड़ता है। जैसे काल विभाजन में क्या करते हैं, जब आदिकाल और आदिकाल के बाद जब आप भक्ति काल को अलगाएंगे तो आप सीमा तय करते हैं ना कि भाई 1050 से 1375 विक्रम संवत, यही करते हैं ना। यस सर। हाँ, और जब ये आप कर रहे होते हैं, आचार्य शुक्ल के इतिहास में ही देखिएगा तो आप ये भी बताते हैं कि आखिर आपने इसको वीरगाथा काल क्यों कहा, आपने इसको आदिकाल क्यों कहा। तो आप वो चित्तवृत्तियों में से भी एक ऐसी चित्तवृत्ति खोजते हैं जिसका बाहुल्य हो या जिसका व्यापक प्रसार हुआ हो या जो सबसे अधिक दिखाई पड़ती हो। और जब आप डेडलाइन बना रहे होते हैं तो आप ये याद रखिएगा कि इतिहास में ऐसा नहीं है कि आदिकाल का कोई कवि चारण या भाट जैसा कवि या वीर रस का कवि
वो भक्ति काल में जाकर के नहीं मिलेगा, या भक्ति काल का कवि जो है क्या है रीति काव्य में जाकर के नहीं मिलेगा, या रीति काव्य का कवि जो है हमारे समय में आकर के नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी मिलेगा, वो दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी को कहा कि वो सामंजस्य बैठाएगा। उसके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर वो सामंजस्य नहीं, एक से दूसरे के बीच में तालमेल बैठाता है, वो कई प्रवृत्तियों के बीच में तालमेल बैठाता है, और उसमें से जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है या महत्वपूर्ण होती है, उसी को क्या है अपने साहित्य के इतिहास में जगह देता है, या एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में रखता है और रख करके आगे बढ़ जाता है। इसी को लेकर के आगे देखिए, साहित्य में ये कहते हैं कि भाई साहित्य क्या है, साहित्य केवल मन की उपज नहीं है। अभी वहां कहा ना कि जनता की चित्तवृत्ति, अब जो जनता की चित्तवृत्ति साहित्य का अगर निर्माण करती है, तो चित्तवृत्ति का तो आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा मन का, लेकिन नहीं, साहित्य केवल मन की उपज नहीं होती है, हमेशा वो मन की उपज नहीं होती है। मन के साथ बुद्धि का भी संयोग होता है। अगर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, इसीलिए कहा गया कि टैलेंट एक शब्द जोड़ा हमारे काव्य शास्त्रियों ने, भारतीय काव्य शास्त्रियों ने, या जो है पाश्चात्य के भी काव्य शास्त्रियों ने एक शब्द जोड़ दिया, टैलेंट। भाई अगर आप कविता कर रहे हैं तो आपके पास भी एक टैलेंट होना चाहिए, कम से कम कविता करने का टैलेंट होना चाहिए। ये एक तरह की योग्यता भी होती है, यानी कि एक बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए, चाहे वो स्ट्रक्चर बेस्ड हो या कंटेंट बेस्ड हो, लेकिन वो होनी चाहिए, कहा कि वो है। और फिर ये कहा कि साहित्य क्या है। फिराक गोरखपुरी साहब ने, फिराक गोरखपुरी का नाम आप जानते हैं? यस सर। यस सर। कौन है, कौन है? सर ये एक उर्दू के शायर हैं। अच्छा, उर्दू के शायर हैं। इनका कोई शेर याद है आपको? जी सर, 2 लाइन। एक है, जो मुझको बदनाम करे काश कि इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं कि अपना पर्दा खोले हैं। अरे वाह, क्या बात है अनुभव। मुझे भी एक शेर याद है फिराक साहब का कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। तो फिराक साहब इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। कमेंट वगैरह मत किया करिए, शेर सुन के चुपचाप सुन करके जज कर लिया करिए। तो फिराक साहब यही जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और आपको जानना चाहिए उनके बारे में। उर्दू के तो वो बड़े शायर थे ही थे, और उन्होंने अपने समय में सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास की थी, और वो नौकरी छोड़ दी थी, प्रोफेसरी करना ज्यादा मुफीद माना था। तो फिराक साहब को जब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा था, तो उनसे उन्होंने जवाब दिया था कि साहित्य क्यों जरूरी है। आप लोग सोचते होंगे कि लिटरेचर पढ़ करके रोजी रोटी मिल जाएगी, आप इसीलिए आए भी हैं। मैं भी देखिए रोजी रोटी, मैं तो तकरीबन 2004 से हिंदी की ही कमाई खा रहा हूँ, उसी पैसे से मेरी जिंदगी चल रही है। आज भी मैं हिंदी पढ़ा करके लिटरेचर के साथ ही संवाद करके सीख भी लेता हूँ और पैसा भी मिल जाता है, मतलब ये बेनिफिट कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि साहित्य क्या करेगा, साहित्य जो है आपकी दैनंदिनी जरूरतें पूरी नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि साहित्य से आपको कपड़ा मिल जाए, साहित्य से आपको भोजन मिल जाए, साहित्य से जो है क्या है आपकी आवश्यकताएं अन्य अन्य किस्म की पूरी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें आप अपवादों को छोड़ दीजिएगा। आप ये मत कहिएगा कि हम प्रसून जोशी हो जाए और मनोज मुंतशिर हो जाए और जावेद अख्तर हो जाए या कुमार विश्वास हो जाए तो मनव्वर राणा हो जाए तो पैसा ही पैसा है, वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। ऐसे लोग कम हैं, बहुत कम हैं। तो कहा कि ये तो नहीं मिलेगा। और फिराक साहब के समय में ये मिलता भी नहीं था। आज की तरह सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं था कि आपके फॉलोवर फेसबुक और यूट्यूब पर अगर मिलियन में है तो आपको चेक पर चेक आए जा रहा है, तब तो नहीं था। तब तो सामान्य सा कवि सम्मेलन ही हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी दैनंदिनी जरूरतें पूरी नहीं करेगा, आपको भोजन नहीं देगा, आपको कपड़ा नहीं मुहैया कराएगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन साहित्य करता क्या है, साहित्य ये करता है कि ये थोड़ा सा आपको मुकम्मल मनुष्य बना देता, थोड़ा सा और बेहतर बना देता है। आप जो है वो जो गालिब जिसको कहते थे ना कि बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसा होना। साहित्य के करीब जैसे ही आप जाते हैं या साहित्य से जब आपका सरोकार बढ़ने लगता है तो वो जो मयस्सर नहीं है आप उसको मयस्सर करने लगते हैं। ये करता है, इसीलिए साहित्य की जरूरत है। और इसी जरूरत पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है अपनी बात कही थी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है उनका निबंध पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो उन्होंने एक तरह से कहा था, मैकाले ने एक बात लिखी थी और लिखा था कि मैकाले का कहना था कि एज सिविलाइजेशन एडवांसेस पोएट्री नेसेसरली डिक्लाइन, जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती जाएगी कविता की जरूरत जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, या कविता का ह्रास होता जाएगा, या लोग कविता को अस्वीकार कर देंगे। फिर से सुन लीजिए, मैकाले ने ये कहा था कि एज सिविलाइजेशन जो है एडवांसेस पोएट्री नेसेसरली डिक्लाइन। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता में या कविता की परिभाषा लिखते हुए ये कहा था कि जो है अतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए, प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली जाएगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं। मतलब जो जानवर होंगे उसी को कविता की, और जब मैं कविता कह रहा हूं तो इसको लिटरेचर के अर्थ में लीजिए, साहित्य के अर्थ में लीजिए, कि जो जानवर होंगे उन्हीं को साहित्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मनुष्य हैं और लगातार विकास करते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो विकास करते जाएंगे उनको जरूरत पड़ती जाएगी। हाँ, एक चीज में उन्होंने और जोर दिया था कि क्या है, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जाएगा वैसे वैसे कवि कर्म जटिल होता जाएगा, कवि कर्म फिर आसान नहीं रह जाएगा, सहज नहीं रह जाएगा। इसलिए आप जब कहते हैं कि भाई हमको मिडिवल टाइम की कविताएं समझ बहुत अच्छी लगती हैं, तुलसी अच्छे लगते हैं, देखो ना पढ़ करके तुरंत जुबान पर आ जाते हैं, सूर अच्छे लगते हैं, विद्यापति अच्छे लगते हैं, और आज के समय में जब मुक्तिबोध को और कवियों को पढ़ना पड़ता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे इनकी कविता तो समझे में नहीं आती, पढ़ने में ही नहीं बनता, ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है, पता नहीं एक विचार के अंदर कितने विचार ठूसे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि सभ्यता का विकास जैसे जैसे होगा, जीवन जैसे जैसे जटिल होता जाएगा, जीवन में द्वंद्व जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये कविता में भी दिखाई पड़ने लगेगा, उसमें भी ये नजर आएगा। तो इसीलिए कहा फिराक साहब ने कि भाई कविताएं या लिटरेचर आपकी और चीजों की तो पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको क्या करेगा, बेहतर मनुष्य बनाएगा। आप दुनिया के उन लोगों की खोज कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि ये मैं एक सर्वमान्य जो है आपको जो है बात कह रहा हूं आपके सामने, लेकिन ज्यादातर लोग जो लिटरेचर के करीब होते हैं वो क्या है, वो थोड़े से बेहतर होते हैं, क्योंकि क्या है, उनका जो उनके अंतःकरण का आयतन मरा हुआ नहीं होता है, वे थोड़े अधिक संवेदनशील होते हैं, उनके आंखों में थोड़ा आंसू के जो है बूंदे जो है बची होती हैं। इसीलिए दुनिया तभी तक सुंदर है, कभी भी अगर ऐसा ख्याल आए कि नहीं ये दुनिया बहुत बेकार है और इसमें जीना नहीं चाहिए, तो आप ये ख्याल मार दीजिएगा, क्योंकि दुनिया बहुत सुंदर है, सच में सुंदर है। जिंदगी में लाख 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 तकलीफों हो, लाख यातनाएं हो, उसके बावजूद दुनिया सुंदर है। जब तक किसी के पास संवेदनशील हृदय रहेगा, जब तक कहीं भी किसी के आंख में एक आंसू का कतरा बचा रहेगा, जब तक जो है किसी के दुख के लिए कोई दौड़ जाएगा निराला के अधिवास की तरह, तब तक आप जानिए कि ये दुनिया रहने के लायक रहेगी और यहाँ रहा जा सकता है। और साहित्य यही करता है कि आपको रहने के लायक बनाता है, आपको दौड़ने के लायक बनाता है, आपकी आंखों में आंसू बचा करके रखता है, आपको थोड़ा सा ज्यादा संवेदनशील बनाए रखता है। तो ये साहित्य का काम है। इसीलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने साहित्य इतिहासकार के बारे में एक टिप्पणी दी थी और साहित्य के बारे में भी एक टिप्पणी दी थी। वो मैं काल विभाजन में बताऊंगा वो वाली टिप्पणी आगे चल करके, लेकिन एक टिप्पणी मैं यहां रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, कवि का काम क्या है, अगर कवि का काम दुनिया में ईश्वर ने जो काम किया है वो सही है, इसको ठहराना है, तो साहित्य का जो इतिहासकार है, साहित्य के इतिहास का जो लेखन करने वाला है या उसका जो संकलन करने वाला है, उसके बारे में कहा था कि साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना, कि कवि जो काम कर रहा था, कवि जो लिख करके गया, वो साहित्य की प्रक्रिया में या साहित्य इतिहास की परंपरा में सही ठहरता है या नहीं ठहरता है, ठहरता है तो कितना सही ठहरता है और क्यों उसको जगह दी जानी चाहिए। संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का काम है, और उसकी पुनर्रचना करना
साहित्य का काम है। ध्यान रखिएगा, कहा कि भाई संसार को समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फिलॉसफी की जरूरत पड़ती है, दर्शन की जरूरत पड़ती है। और संसार को अगर बदलना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? तो कहा कि राजनीति की जरूरत पड़ती है, पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है। बगैर उसके संसार बदलता नहीं है। लेकिन संसार के समानांतर एक संसार गढ़ना हो, एक संसार की रचना करनी हो, उसका निर्माण करना हो, तो उसके लिए साहित्य की जरूरत पड़ती है। क्योंकि साहित्य क्या करता है? संसार को फिर से गढ़ देता है, फिर से उसको रच देता है। तभी आप समझ पाएंगे कि दुनिया से जो भी आक्रमणकारी आए या जो लोग भी आए जिनको हुकूमत करनी थी, उन लोगों ने सबसे पहले भाषा और साहित्य को ही निशाना क्यों बनाया। वो इसीलिए निशाना बनाया क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको नष्ट कर देंगे तो जो अवधि होगी हमारे शासन की जो अवधि होगी वो लंबी हो जाएगी। क्योंकि यही वो चीज है जो क्या करता है, मनुष्य को बार बार जो है कूरे देता है और उसको अपना अतीत या उसकी अपनी आइडेंटिटी तलाशने में विवश करता है, और वो फिर जागता है। अगर हमारे पास एक बेटर जो है हिस्टोरिकल जो है एक तरह से क्या है ट्रेडिशन नहीं होता, तो फिर मैथिसन गुप्त ये कभी कह ही नहीं पाते कि हम कौन थे, क्या हो गए। अगर हमारे पास एक बेटर ट्रेडिशन नहीं होता जो है हिस्टोरिकल, तो प्रसाद ये लिख ही नहीं पाते कि हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये प्रशस्त जो पुण्य पंथ है, ये क्या, ये ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन है। और उसी के आधार पर जो है तुलसी ने रामचरितमानस लिखा। हम उसे धार्मिक भाव से पढ़ते हैं, लेकिन अगर अकबर के समय के साम्राज्य के हिसाब से पढ़े और भारत के गांव को देखने की कोशिश करे एम.एन. श्रीनिवास की निगाह से, तो समझ में आएगा कि तुलसी ऐसा क्यों कह रहे थे, सुर ऐसा क्यों कह रहे थे। सुर की कविता पढ़ते हुए आपको लगेगा कि वात्सल्य की कविता कर रहे हैं, गोपियों का विरह दिखा रहे हैं। अच्छा होगा, बड़ा मजा आया। गोपियों ने जो है किसको, उद्धव को खूब नाच नचाया। आपको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप ये सोचने की भी कोशिश कर सकते हैं कि वो वही सूरदास हैं जो ये भी दिखा रहे हैं कि क्या है, शासक कैसा होता है, सत्ता कैसी होती है, स्त्री का दुख कैसा होता है, उसकी पीड़ा कैसी होती है, शहर कैसा होता है, गांव कैसा होता है, राजनीति कैसी होती है। तमाम तरह की चीजें वो अपने समय की रख देते हैं, जिसको अपने कंटेम्प्रेरी टाइम में भी आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा ना, अग्नि पुराण में शायद ये लिखा हुआ है कि अपार काव्य संसारे कविरव प्रजापति। ये जो अपार काव्य संसार है जिसका कोई पार नहीं है, उसका प्रजापति कौन है, उसका राजा कौन है, कवि है। इसका राजा कौन है, कवि है। और इसीलिए कहा गया, अरबी लिटरेचर में भी चले जाइए या यूरोपियन लिटरेचर में, यहां भी आपको मालूम चलेगा कि कवि को बहुत शक्तिशाली माना गया, बहुत ही शक्तिशाली। ये माना गया कि कवि एक ऐसा प्राणी है जिससे क्या है, शक्तिशाली से शक्तिशाली लोग डरते हैं। अब मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं। सत्ता को देख लीजिए कि क्या जरूरत थी कवियों को नजरबंद करने की या उनको जेल में डालने की। आजादी के समय को ले लीजिए या इमरजेंसी के समय को ले लीजिए, कितने सारे कवि जेल में डाले गए थे। क्यों? क्योंकि एक डर है। ये एक चीज, ये एक रच सकती है, एक समाज को बिल्कुल अलग ढंग से रचने का प्रयास कर सकती है। तो ये है। और साहित्य इतिहास की जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि जब हम अपनी परंपरा से गुजरते हैं, जब हम अपनी परंपरा को देखते हैं, तो इलियट ने कहा ना कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता। ऐसा नहीं होता है कि हिस्ट्री ही अपने कंटेम्प्रेरी एज को क्या करे, उसको जो है एक तरह से प्रभावित करे। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि कंटेम्प्रेरी एज यानी कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट भी क्या करता है, पास्ट को प्रभावित करता है। इसलिए बार बार कहा गया कि भाई आप तभी समाज को अच्छी तरह समझ पाएंगे या देख पाएंगे जब आपके पास दो चीजें होंगी। आपके पास बेटर हिस्टोरिकल सेंस भी होना चाहिए और दूसरा कि आपके पास एक बेटर कंटेम्प्रेरी सेंस भी होना चाहिए। अगर आप अपने समय को नहीं समझ रहे हैं तो आप अतीत को नहीं समझ पाइएगा, और अगर आप अतीत को नहीं जान रहे हैं तो अपने समय को नहीं समझ पाइएगा। इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है कि दोनों को मिला करके ही दरअसल आप समझ पाएंगे कि आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, आपकी वास्तविक पहचान क्या है।
और इस पहचान को समझने के लिए या उसको जानने के लिए या उस ट्रेडिशन को देखने के लिए उससे बहुत कुछ हासिल करने के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है इतिहास की तरफ। फिलहाल हमने इतिहास पर बातचीत नहीं की, हम साहित्य पर बातचीत कर रहे थे और साहित्य की बड़ी महिमा गाई गई। ने कहा ना कि अपार, ये भी कहा कि भाई संसार में अगर जो विष वृक्ष हैं तो उस विष जो है वृक्ष में दो ही मधुर फल है, और वो मधुर फल क्या है मालूम है? एक तो जो है सज्जनों का साथ और दूसरा जो है कविता यानी कि लिटरेचर। क्योंकि कविता इसलिए कहा गया जिस समय कविता के अलावा कोई और जो है फॉर्म नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था लिटरेचर का। तो कहा कि दो ही चीज संसार में है, अगर ये संसार किसी विष वृक्ष की तरह है तो दो ही उस पे फल हैं। एक फल क्या है? कविता का आस्वादन, और दूसरा फल है सज्जनों का साथ। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना है और इसीलिए इसकी महत्ता कितनी दी गई है। बहरहाल मैंने काफी ज्यादा बोला, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे। साहित्य पर ही ये केवल बातचीत थी, हम कल जो है इतिहास पर बातचीत करेंगे और साहित्य और इतिहास के रिश्ते में से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ निकल करके आता है, क्यों जरूरी है साहित्य इतिहास। हालांकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैंने आज कह दिया है, फिर भी हाँ, अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, आप कहीं असहमत होना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हाँ बोलिए। सर अभी जैसे कि आपने एक ये लाइन बताई कि इलियट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हम लोग का अतीत है वही वर्तमान को प्रभावित करता है, वर्तमान के कारण भी हमारा अतीत प्रभावित होता है। तो सर ये ऐसे उदाहरण देके समझाते, इसको मैं थोड़ा अच्छे से नहीं समझ पा रही कि कैसे हमारे अतीत को वर्तमान प्रभावित करता है। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा राजनंदिनी के इस जिज्ञासा पर, या मैं दूं? सर मैं कोई प्रयास आपने करूंगा। जी हाँ, सर प्रयास। बोलिए। सर मैंने 12वीं में पढ़ा था कि जब मैं इतिहास का अध्ययन कर रहा था तो इतिहास का एक चक्रीय सिद्धांत होता है। तो सर उसमें क्या होता है, जो घटनाएं जो है घूम फिर के फिर एक तरह से आती है। मैं एक साधारण सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो युवराज सिंह ने जब 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, तो उसके पश्चात जब भी कोई 6 बॉल पे 5 छक्के तक भी लगा देता था तो कहीं ना कहीं ये बात होती थी कि नहीं, इतिहास जो है दोहराया जा रहा है। तो वहां से जो है हम देख सकते हैं दोनों इतिहास का एक छोटा सा संबंध, जो मेरी समझ से था, जो मैंने 12वीं में पढ़ा था। धन्यवाद। और कोई? सर मैं भी बोलना चाहूंगी। यस सर। हाँ सर इसी से जुड़ा, सर इसके पहले वाले एग्जाम्पल से जुड़ा ही एक एग्जाम्पल है कि जैसे वर्तमान में अगर कोई नया रिकॉर्ड बन जाए किसी भी चीज में, खेल में या कला में, किसी भी चीज में, तो पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा वर्तमान अतीत को प्रभावित करता है। ठीक है, और कोई मदद कीजिए सर? अतुल बोलो, आराम से बोलो, थोड़ा धीमा करके, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। सर जैसे अभी मित्रों ने बताया तो उसमें दूसरे का अतीत हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रहा था। किंतु सर जैसे यदि हम सफल हो जाए और हम आज अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो वर्तमान में यह बताया जाएगा कि इन्होंने मेहनत किया तो ये सफल हुए। यदि हम असफल हो जाए तो ये कहेंगे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन असफल हो जाए तो ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं कमी थी। अच्छा, चलिए, और भी किसी को कुछ कहना है? सर हम कोशिश करें। 1 मिनट, शैलेश को बोल लेने दीजिए। सर जब अगर हमें जैसे जाति व्यवस्था, हमें इन जो जाति व्यवस्था को अगर हमें समझना है तो पहले हमें उसके उद्भव, उसके विकास को समझना होगा, तब हम एक सही टिप्पणी कर सकते हैं कि इस वक्त जो जाति। शैलेश, ये नहीं कहा जा रहा है, सीधा सा सवाल है कि वर्तमान कैसे अतीत को प्रभावित करता है। आप प्रेजेंट में खड़े होकर के ये कैसे देख सकते हैं कि जो है पास्ट को जो है वो किस तरह से प्रभावित करेगा, ये है सवाल। ठीक है, कोई और बोलना चाह रहा था, बोले। वर्तमान कोविड-19 इस टाइम पे चल रहा है
तो सर जो अतीत में हम लोग जैसे कहीं आते जाते थे तो विदाउट सैनिटाइजर और विदाउट मास्क कुछ ज्यादा यूज नहीं करते थे, तो उसी का कहीं ना कहीं हमारा जो अभी ये परिस्थिति जो बन रही है ये कहीं ना कहीं अतीत को तो प्रभावित कर ही रही है ना। नहीं, अतीत एक मिनट, फिर आप लोग भूल कर रहे हैं। अतीत को प्रभावित करने का मतलब है कि वर्तमान में ऐसी जगह पर होना या इस तरह से होना या ऐसे देखना जिससे अतीत के जो परिणाम थे वो बदल जाएं। सर इसका एक उदाहरण मैं देने का प्रयास करूं। सर कुछ कोशिश करें हम। तो सर बदल तो रहे हैं ना। सर जैसे कोई, एक मिनट रुक जाइए, रितिका अपनी बात कंप्लीट करिए। सर बदल तो रहे हैं ना परिणाम, क्योंकि जैसे कि अभी हम लोग मास्क और सैनिटाइजर कितना यूज कर रहे हैं और पहले कभी कुछ ज्यादा यूज नहीं करते थे, तो परिणाम तो सर बदल रहे हैं ना। अतीत का क्या बदला? अतीत कैसे बदल गया? करने लगे क्या प्रयोग? अतीत क्या? तो फिर ये एक आध लोग कोई और बोले, बस ज्यादा नहीं। सर मैं कुछ कह दूं। एक मिनट देवव्रत को बोलने दीजिए, बहुत हो गया, उसके बाद मैं बात रखूंगा। हाँ बोलिए देवव्रत। सर मैं ये कह रहा था कि हमें ट्रेडिशन से, परंपरा से, साहित्य से जो भी प्राप्त हुआ है उसकी अपेक्षा या उसकी तुलना में हमने आज उससे अच्छा किया या उससे बुरा किया। अच्छा और बुरा होना ये दोनों ही अतीत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक बात हम भी बोलें, बोल लीजिए। सॉरी सर हमारा सर वर्तमान हमारे अतीत को इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी का उदाहरण दूं सर, तो अगर मान के चलिए कि कोई आदमी किसी व्यक्ति ने अपने अतीत में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो जिसे समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है, पर वह अभी एक ऐसी स्थिति में है। इसका सर सबसे अच्छा एग्जांपल अशोक को लेके देता हूँ कि अशोक ने अपने जीवन के स्टार्टिंग में बहुत से लोगों को मारा था, बहुत ज्यादा। अशोक क्या मैं भूल रहा हूँ, तो बहुत से लोगों को मारता। फिर बाद में बाद में उसने बहुत सारे अच्छे काम किए, बौद्ध धर्म अपनाया और बहुत लोगों को आगे बढ़ाया। तो सर उसका जो वर्तमान था, अगर अशोक के वर्तमान को देखें तो बाद में जाके अल्टीमेटली अशोक के अतीत को भी लेकर लोगों का सोच परिवर्तित हो गया। तो सर अगर हम अपने वर्तमान में कुछ बहुत अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे अतीत पर पड़ता है। लोगों के जो सोचने का नजरिया होता है वो परिवर्तित होता है। मुझे लगता है सर हमारा वर्तमान अगर अतीत में सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित करता है तो वो सोच को प्रभावित करता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आप सभी ने सहयोग किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ अपनी बात रख लेता हूं। आज के समय में तुलसीदास को जब आप देखते हैं या उनकी कविता जब रामचरितमानस को देखते हैं या वाल्मीकि का जो चरित्र है राम, आज जिस समय में उनकी प्रासंगिकता है जिस तरह की, उससे अतीत कुछ प्रभावित होता है या नहीं होता है? आप सभी चुप हो गए। हम राम का ही एक वर्तमान देखें, उस वर्तमान से अतीत कुछ प्रभावित होता है कि नहीं होता है? या एक किसी कवि का ही देखे, या मान लीजिए कि हड़प्पा की खुदाई जैसे जैसे बदलती गई है, जैसे जैसे नजदीक आती गई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, और जैसे जैसे नए साक्ष्य मिलते गए, उससे अतीत प्रभावित होता है कि नहीं? यस सर। जी सर, होता है। जब किसी मानव का कोई कंकाल मिलता है या कोई ऐसी चीज मिलती है इतिहास की वर्तमान में जो आज तक नहीं मिली, तो उससे अतीत प्रभावित होता है कि नहीं? होता है सर। अंग्रेजों के आगमन के पहले आप अशोक को कितना जानते थे? आप भारतीय इतिहास को कितना जानते थे? अंग्रेजों ने आ करके और उन पर बात करके और लिख करके अपने समय के वर्तमान में उस पूरे अतीत को प्रभावित कर दिया कि नहीं कर दिया? यस सर। अभी जो नए नए रिसर्च आते हैं, जिस पैमाने पर आप खड़े होकर के देखते हैं, चाहे वो
आर्य का मसला हो या द्रविड़ का मसला हो, या जो आप अपने समय में जो अध्ययन करते हैं, वह अध्ययन भी तो प्रभावित करता है। आज के समय की जो राजनीति है, वह जो राजनीति या जो पॉलिटिकल व्यू है, वो पॉलिटिकल व्यू जो है पूरे पास्ट को, पूरे अतीत को या अतीत के इतिहास को प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है, या कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। कर रहा है ना। तो केवल इतने संकुचित रूप में मत लिखिए कि जीवन में क्या हो रहा है और क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है। आप थोड़ा बाहर निकलिए और देखिए कि कैसे चीजें होती हैं, वर्तमान कैसे बदलता है। इसका एक और मैं बहुत घटिया उदाहरण दे रहा हूं, मैं देना नहीं चाहता लेकिन फिर भी दे रहा हूं। घटिया उदाहरण ये है कि आप वर्तमान में बहुत अच्छी जगह आप कोई काम, अच्छा काम करने लगे, या मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाता है, या मान लीजिए आप जीवन में कुछ बहुत ही अद्भुत किस्म की चीज हासिल कर लेते हैं। इस हासिल करने से आपके परिवार का, जिसको कोई नहीं जानता था, आपके दादा को कोई नहीं जानते थे, आपके परदादा को कोई नहीं जानते थे, आपके माता पिता को नहीं जानते थे, उनके पूरे बैकग्राउंड को नहीं जानते थे, उनसे कोई लेना देना नहीं था, उनसे कोई मिलना जुलना नहीं था, क्या होगा? बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा सर। आप जो ग्लैमर की दुनिया को जीने वाले जो आप लोग हैं, क्या होता है, आप जब किसी कैरेक्टर से जुड़ते हैं, किसी हीरो से जुड़ते हैं, या किसी उसी तरह के खिलाड़ी से जुड़ते हैं, तो क्या है, खिलाड़ी का खेल उसका वर्तमान होता है, लेकिन उसका बचपन तो उसका वर्तमान नहीं होता। उसके परिवार के लोग तो वर्तमान नहीं होते, उसके जीवन से जुड़े हुए हर छोटे छोटे प्रसंग तो वर्तमान नहीं होते। लेकिन क्या है, आपकी दिलचस्पी उसके प्रति बढ़ जाती है, आप उसको दूसरे ही व्यू से देखने लगते हैं, आपके देखने का नजरिया बदल जाता है। तो क्या है कि वर्तमान की स्थितियां जब बदलेंगी, या वर्तमान पे खड़े होकर के, पॉलिटिकली भी मैंने बताया कि राजनीतिक रूप से भी आप देखिएगा कि अगर राजनीति है और राजनीति में जो बयार बह रही है, वो बयार इतिहास को बदल सकती है, और बदलती भी है, बहुत कुछ बदल भी रही है। उसी तरह से क्या है, व्यक्ति का जो अपना जो उसका वर्तमान है, अगर वो वर्तमान अच्छा है तो उससे भी उसका अतीत प्रभावित होगा, अगर वर्तमान बुरा होता है तो उससे भी उसका अतीत प्रभावित होगा। उसी तरह से आप देख लीजिए कि क्या है, जो आप जिस महामारी या जिस पेंडेमिक की आप बात कर रहे थे, अब पेंडेमिक के बारे में, तो पेंडेमिक वर्तमान कैसे अतीत को प्रभावित करता है, ये देखिए, या अतीत कैसे वापस आता है। जब तक महामारियों से हमारा आपका सामना नहीं हुआ था, आप में से कितने लोग थे जो पेंडेमिक के इतिहास को जानते थे? कितने लोगों को यह मालूम था कि हर शताब्दी में पेंडेमिक आती है? कितने लोग ये जानते थे कि क्वारंटाइन जैसी कोई नई चीज नहीं होती, आइसोलेशन कोई नई चीज नहीं है? कितने लोग जानते थे कि इब्ने सिन्ना जैसे आदमी ने भी जो है क्वारंटाइन की थ्योरी दी थी? क्या आप जानते थे? नहीं सर। वो सारा का सारा इतिहास में दफन, सारा का सारा इतिहास में दफन था ना। लेकिन एक पेंडेमिक ने, एक महामारी ने आपको जिस सिचुएशन में ला करके रखा, वो इतिहास जो सोया हुआ इतिहास था, वो क्या हो गया? जाग गया। तो जिस इतिहास को हम देखते भी नहीं थे, जिस इतिहास पर हमारी नजर भी नहीं थी, जो इतिहास ओझल था, वो सारा का सारा इतिहास हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। हुआ कि नहीं? उसी तरह से आप देखिए कि बहुत सारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, या जो स्थापत्य कला के उदाहरण हैं, या जो शहरों के नाम हैं, वो सब भी जब बदलते हैं तो उससे उसका अतीत बदलता है कि नहीं बदलता है? जिस शहर को आप क्या है, जब इलाहाबाद के नाम से जानते रहे हैं या अभी भी जानते हैं, तो उसकी इलाहाबाद को जब जानते हैं तो उसका अतीत कुछ और होता है। लेकिन जैसे ही वो वर्तमान में प्रयागराज हो जाता है, तो क्या उसका अतीत बदलता है या नहीं बदलता है? बोलिए। यस सर। नहीं बदलता, नहीं बदलता। बदलता है, कैसे कह दिया नहीं बदलता है? जबरदस्ती। तो वो बदलता है, यानी कि आप कोई नया रिसर्च कर रहे होते हैं, पुराने रिसर्च का जो डाटा होता है या जो आंकड़ा होता है कि मनुष्य की उत्पत्ति ऐसे हुई, मनुष्य ऐसा था, लेकिन ऐसे ही एक आध कोई एविडेंस मिल जाता है और आप खोजते खोजते नई तकनीक के सहारे, क्योंकि तकनीक ने भी तो बहुत चीज दिया ना, जैसे जैसे नई तकनीक का विकास होता गया, जैसे जैसे डीएनए का विकास होता गया, जैसे जैसे फॉरेंसिक लैब्स का आविष्कार होता गया,
मनुष्य को समझने या जानने की चीजें भी तो बढ़ती चली गई, और उससे भी तो उसका अतीत प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, सबका अतीत प्रभावित हुआ। तो इस तरह से भी आप देखिए, हालांकि इलियट जब ये बात कह रहे हैं तो इलियट क्या है, तो इतिहास के बारे में कह रहे हैं, साहित्य के बारे में कह रहे हैं, परंपरा के बारे में कह रहे हैं। परंपराएं भी प्रभावित होती हैं, वर्तमान कंटेम्परेरी। अब ये इलियट क्यों कह रहे थे ये समझिए, उदाहरण तो हमने इतना ले लिया। इलियट इसलिए कह रहे थे कि अगर आपके पास एक बेटर कंटेम्परेरी सेंस नहीं है, बेटर कंटेम्परेरी सेंस में कि अपने समय की नब्ज पकड़ने का अगर आपके पास हुनर नहीं है, आप अपने समय को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। समझने का ये नहीं होता कि आदमी को चेहरे से देख लेना, घर को देख लेना कि ये घर कैसा है, ये सड़कें कैसी हैं। समझना और भी कुछ होता है, वो समझना ये होता है कि विसंगतियां कैसी हैं, चीजें बदल कैसे रही है, पर्यावरण से कौन सा पक्षी गायब हो गया यह समझना, ये बीमारी आखिर आ क्यों रही है, बार बार पेंडेमिक का हमला क्यों हो रहा है, ये बारिश जून में क्यों हो रही है, तमाम तरह की चीजें, या जो है राजनीति ऐसा तेवर क्यों दिखा रही है, या लोग ऐसे क्यों बदल रहे हैं। तो कहा कि ये कंटेम्परेरी सेंस होना, कि हम अपने समय को समझ पाए, और जब हम अपने समय को समझ पाएंगे तो हम अतीत की क्या है सही व्याख्या करेंगे, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम अतीत की पास्ट की सही व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अगर अपने समय को हम सही तरीके से समझ पा रहे हैं या उसकी नब्ज टटोल पा रहे हैं, तभी हम कामायनी में जाकर के कामायनी के देव सभ्यता या संस्कृति की सही व्याख्या या विश्लेषण कर पाएंगे, और नहीं तो बस जय जय करते हुए बाहर निकल जाएंगे। मुझे लगता है ये उदाहरण आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, जिन्होंने भी फर्स्ट ईयर में मेरी क्लास की होगी। आया कि कामायनी को क्या किया था हमने, कामायनी की पूरी रचनाशीलता को अपने कंटेम्परेरी टाइम में ही समझने की कोशिश की थी ना। यस सर। और जब कंटेम्परेरी टाइम में समझने की कोशिश की थी तो उसका पूरा का पूरा कंटेंट चेंज हो गया था कि नहीं हो गया था। यस केवल मनु और श्रद्धा की तो कहानी नहीं रह गई ना। तो इसलिए जो है अतीत इस तरह से भी प्रभावित होता है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। ये हमेशा याद रखें नो सर। कि हिस्टोरिकल सेंस, श्वेता की हिस्टोरिकल सेंस कंटेम्परेरी सेंस को भी क्या करता है, बदलता है। आप जब तक आप किसी इतिहास की किताब को नहीं पढ़ती, या आपको मान लीजिए आपने कभी वेद की कोई किताब नहीं उठाई, या आपने कठोपनिषद नहीं पढ़ा, या किसी अपने से पूर्व के किसी बड़े कवि को नहीं पढ़ा, उसके थॉट्स आपने नहीं जाने, तो आप वर्तमान में जो होते हैं वही होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको पढ़ते हैं, आप वाल्मीकि को पढ़े, तुलसी को पढ़े, किसी को भी पढ़ते हैं, तो आपका प्रेजेंट बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? वो भी बदल बिल्कुल जाता है। सर। उसी तरह से जब कोई पुराना साक्ष्य मिलता है तो भी आपका प्रेजेंट बदल जाता है, ये जानने पर। तो हिस्टोरिकल सेंस भी जो है क्या है, पास्ट भी प्रेजेंट को बदलता है और प्रेजेंट भी पास्ट को बदलता है। एक अच्छा इतिहासकार वो होता है जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में आवाजाही कर ले जाता है। जिसके अंदर की क्षमता नहीं होगी कि वो प्रेजेंट से पास्ट में चला जाए और पास्ट से प्रेजेंट में आ जाए, वो बेहतर इतिहासकार नहीं हो सकता है, एक बेहतर जो है इतिहास की किताब नहीं लिख सकता है। इसलिए सभी इतिहासकार नहीं हो सकते हैं। और इसको और जानना है तो पढ़िए प्रसाद के नाटकों को। प्रसाद के नाटक क्या है? प्रसाद के नाटक का कंटेंट ऐतिहासिक है कि वर्तमान का है? ऐतिहासिक है सर। इतिहास का है, ऐतिहासिक है सर। इतिहास का है। लेकिन प्रसाद के उन नाटकों से वर्तमान बदलता है या नहीं बदलता है? यस सर जी बदल। उनके समय की विसंगतियां, समस्याएं दिखाई देती हैं या नहीं देती हैं? बस इतनी सी बात है। खैर, और किसी का कोई सवाल? सर मेरा एक प्रश्न था सर। जैसे कि अतीत काल में किसी भी घटना का प्रभाव समाज पे एक मिनट, नाम बता दो भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं 3 स्क्रीन चला रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन बोल रहा है। सर अभिषेक पांडे। हाँ अभिषेक बोलिए। सर जैसे कि अतीत काल में किसी भी घटना का प्रभाव दीर्घकालिक होता था, तो क्या सर आज भी इस आधुनिक समाज में किसी घटना का प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है या नहीं? प्रभाव तो दीर्घकालिक हो ही सकता है, निर्भर इस पर करता है कि घटना कैसी है। घटना कैसी है? आप जो जल जैसे संसाधन आपके प्राकृतिक हैं, उनको जब आप उनका दोहन कर रहे हैं या उनको बर्बाद करते हैं तो उनका दीर्घकालिक प्रभाव आपको दिखाई देगा कि नहीं होगा? वो दिखता नहीं है। आज जो हम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं अभिषेक जी,
ये ऑक्सीजन की तड़प क्या है, ये 2-4-5 सालों में आई है? नहीं ना आई है। सर पिछली 3-4 शताब्दियों में जो किया है हमारे पुरखों ने और जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उसी की वजह से आई है ना। और ये जो हम लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं और जमीनों को कब्जा करते जा रहे हैं, ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये क्या है, उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा कि आज ना सही 20 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद अगर नहीं चेतेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे तो इस धरती को डूबने से बचा पाएंगे क्या आप? नहीं बचा पाएंगे, हम नहीं बचा पाएंगे। ये तो वो है। और मनुष्य की चेतना में, उसके मनोविकार में भी परिवर्तन होता है कई बार, अगर मैं कुछ बता पाया। यानी सर मैं आदर्श में ये करता है कि सर किस प्रकार की घटना है। हाँ, घटनाएं किस तरह की हैं, घटनाएं जैसी होंगी भाई। अब इस घटना का और अगर सरलीकरण कर दे और इसको बहुत घटिया उदाहरण पर ले जाए तो व्यक्तिगत ले आए, 2 व्यक्तियों के प्रेम के बीच ले जा करके देखिए, तो उसका भी दीर्घकालिक प्रभाव होता है कि नहीं? मिलने का भी होता है और बिछड़ने का भी होता है। बहरहाल आदर्श अंतिम सवाल कर लीजिए। सर जैसा कि आपने कहा कि साहित्य जो है सो देश काल और राजनीति के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, परिवर्तित मैंने रहती है। नहीं कहा, मैं ये नहीं कह सकता, मैं कोई ऐसा मौलिक सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ। आपने समझाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और तमाम इतिहासकारों ने ये माना है और मैं भी उसमें अपनी बात जोड़ रहा हूँ। यस सर। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि साहित्य स्वतंत्र नहीं है या साहित्य स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम नहीं है, ये बच्चा स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र क्या होता है बच्चा? स्वतंत्र ये थोड़ी होता है, जब स्वतंत्रता तो तब आएगी ना जब हाथ पैर आंख कान होगा। जब देह ही नहीं होगा तो स्वतंत्रता का करिएगा क्या? कैसे स्वतंत्र होइएगा? मतलब आप चाहते हैं कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस से बिल्कुल कट करके फ्री हो जाएं और एक ऐसा लिटरेचर रचे जो है। आपको मैं एक बात बताता हूं कि एक थ्योरी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कि जो है भाव प्रसार जो है वह क्या है कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। इसको आप सभी गांठ बांध लीजिएगा, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आपकी जो इमोशनल उड़ाने हैं, आपका जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, या जो कुछ भी आप सोचते हैं, आप कुछ भी वैसा नहीं सोचते जो आपके नॉलेज के दायरे में नहीं है। जो आपके नॉलेज के दायरे में नहीं होता है वो आप सोचते ही नहीं है। अगर आप सपने में गिरते हैं तो गिरना है, उड़ते हैं तो उड़ना है, आप चलते हैं तो चलना है, कोई चाकू लेके दौड़ा रहा है तो वो दौड़ना है जीवन में, ठीक है ना। तो मनुष्य का ये अद्भुत निर्मिति है मनुष्य की। मनुष्य अगर कल्पना भी करता है तो उसकी कल्पना में वो क्या कर सकता है, वो जो है प्रतीक ला सकता है, उपमान ला सकता है, मेटाफर गढ़ सकता है, लेकिन क्या है, जो कुछ भी वो लाएगा वो उसके ज्ञान प्रसार के दायरे में ही होगा, ज्ञान प्रसार के बाहर नहीं होगा। और ज्ञान प्रसार क्या है, वो हवा में नहीं मिलती, वो इसी समाज में, इसी को जीवन जगत को देख करके मिलेगा। एक बच्चा भी जब जन्म लेगा तो वो रोने से ही, रोना और हंसना, शुक्ल जी ने लिखा ना कि एक जोड़ी अनुभूति लेके पैदा होता है और धीरे धीरे इस समाज में रहते हुए वो सब कुछ एडॉप्ट करने लगता है, जानने लगता है। तो अब उसमें आप फ्री कहां से लाइएगा? उससे कहिएगा कि तुम अपनी देह और अपनी ये पूरी की पूरी स्मृति एक किनारे कर दो और अपना एक स्वतंत्र मन किनारे में रख करके लिखो। भाई कवि क्या करता है, रो मटेरियल एब्जॉर्ब ही तो करता है, वो ऑब्जर्व करता चलता है ना, जगह जगह देखता चलता है, जो भी घटनाएं हैं सब कुछ को है वो इकट्ठा करता जाता है, लिखता है। तो वो जो इकट्ठा कर रहा है, जो उसे मिल रहा है, वो क्या है, वो तो समाज से ही मिल रहा है ना, लोगों के बीच से मिल रहा है ना। इसलिए कहा ना कि एक परिभाषा है, आप इसको सुन लीजिए, ये अंतिम बात मैं कर रहा हूं, नहीं तो मेरे बच्चे सोचेंगे कि लक्ष्मण सर पता नहीं खाना वाना खाने वाने देंगे भी कि नहीं हम लोगों को, ऐसा सोच सकते हैं। तो एक जो है परिभाषा है, देखिए कि जिसमें ये कहा गया कि, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, सोसाइटी एंड सॉलिट्यूड में ये लिखा गया कि इफ यू वुड learn to write in the street you must learn it, both for the vehicle and the aims of fine arts. You must frequent the public square, the people and not the college is the writer's home. फिर से एक बार सुन लीजिए, अर्थ भी बता दूंगा कि if you would learn to write in the street you must learn it, both for the vehicle and the aims of
fine arts. You must frequent the public square. The people and not the college is the writer's home. जो लेखक है उसका घर कॉलेज नहीं होता, अपना घर भी नहीं होता। डिग्रियों में अगर ये क्षमता होती है और किताबों में कि वो किसी को लेखक बना दे, तो पीएचडी करने वाला हर देश का विद्वान जो है क्या है, सबसे बड़ा कवि लेखक होता, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि क्या है, लेखन एक ऐसी कला है जो घर में बैठ के नहीं मिलती, क्लासरूम में पढ़ के नहीं मिलती, कॉलेजों के दीवारों को देख करके नहीं मिलती, बल्कि उसको सीखने के लिए, जानने के लिए वो मिलती कहाँ है, वो सड़क पे मिलती है। जब आप स्ट्रीट में निकलते हैं, जब आप चारों तरफ देखते हैं, जब आप भीड़ का सामना करते हैं, जब लोगों के बीच से गुजरते हैं, जिसको मुक्तिबोध कहते हैं ना कि विचार आते हैं, क्या है, बैठकर टेबल पर लिखते समय नहीं, विचार आते हैं बोझ ढोते वक्त पीठ पर, बच्चों की जो है निकर फचीटते समय, या पिछवाड़े में सांप मारते सके, यानी कि श्रम करते समय, ढूंढते समय, लोगों के बीच होते समय। तो आप कैसे कह देंगे आदर्श की जो है राइटर कोई इससे फ्री और एक अलग तरह की कोई चीज हो, या साहित्य बिल्कुल इससे अलग हो? अगर ये होगा तो फिर समाज का कहाँ हो जाएगा, फिर साहित्य का कोई भाव नहीं कह सकते। बराबर। तो